वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आज का बाजार जागरण बिजनेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो आज की बड़ी खबर तो यही है कि आरबीआई ने एक बार फिर लगातार दूसरी बार 25 बेसिस पॉइंट के ब्याज दरों में कटौती की है। उन्होंने ये भी कहा है कि अपने पॉलिसी स्टैंड्स को एकोमोडेटिव रखेंगे, वो जब भी जरूरत पड़ेगी तो वो इंटरवीन जरूर करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि इस साल की यानी कि FY26 की इन्फ्लेशन जो है वो 4% के आसपास रह सकती है, जहां वो पहले इसको 4.2% के आसपास एस्टिमेट कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन में कमी, ब्याज दरों में कटौती और एकोमोडेटिव पॉलिसी स्टैंड के चलते हुए एक अच्छी खबर बाजारों के लिए। लेकिन ये सब पहले ही डिस्काउंटेड था बाजार में, तो बाजार में कुछ आम रिएक्शन नहीं देखने को मिला। हालांकि हम ये बात करें तो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर्स में थोड़ा बहुत दबाव ही देखने को मिल रहा है। मेजरली रियल एस्टेट सेक्टर में, ऑटो स्पेस थोड़ा उभर के कामकाज कर रहा है। IT आज फिर पिटा हुआ है बिकॉज ट्रंप ने कहा है कि चाइना पे 104% का टैरिफ लगेगा और टैरिफ भी आज से लगना शुरू हो गए हैं। तो it's a mix of so many news globally and domestic factors which are playing on the stock market. So इस समय अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी इस समय 125 अंक नीचे कामकाज करते हुए और बैंक निफ्टी में तकरीबन 450 अंकों की गिरावट इस समय देखने को मिल रही है। कल एक रिकवरी का दिन था, थोड़ा बहुत रिलीफ हम सबको मिला था, लेकिन आज फिर से दबाव बना हुआ है। और US और चाइना के बीच में जो ट्रेड वॉर है ये कहाँ खत्म होती है, कब खत्म होगी, इसका कुछ निष्कर्ष निकलेगा भी या नहीं, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये किसी को नहीं मालूम। इट्स सो अनसर्टन। तो उसके चलते हुए बाजार में उठापटक बिल्कुल जारी है। कल US मार्केट्स काफी वॉलेटाइल रहे। फर्स्ट हाफ ऑफ द ट्रेडिंग सेशन मार्केट्स 2% की बढ़त के साथ थे और आप आखिरी में देखेंगे तो लाल गहरा निशान नैस्डैक में खास करके 2% की गिरावट देखने को मिली। करेंसीज बहुत फ्लक्चुएट कर रही है। डॉलर इंडेक्स हालांकि 102 के आसपास इस समय कामकाज कर रहा है, लेकिन जो क्रॉस करेंसी आप अपनी INR की बात करें तो वहां पे भी वीकनेस देखने को मिल रही है। गोल्ड स्टेबलाइज हो रहा है, क्रूड गिर रहा है। तो मिक्स ऑफ पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स फॉर आवर कंट्री। बाजार की दिशा किस ओर रह सकती है, हमें क्या करना है इस बाजार में, इस पे हम चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ का जुड़ चुके हैं। मिस्टर अरुण केजरीवाल, ही इज फाउंडर केजरीवाल रिसर्च एंड इन्वेस्टमेंट सर्विसेज, एंड मिस्टर नीलेश जैन, ही इज VP हेड डेरिवेटिव एंड टेक्निकल रिसर्च एट सेंट्रम ब्रोकिंग। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। मेरे साथ मेरी सहयोगी मोहिनी भी इस कार्यक्रम में शामिल है, इस स्टूडियो से जुड़ रही। माय फर्स्ट क्वेश्चन गोज टू नीलेश। लेट्स टॉक अबाउट द लेवल्स फर्स्ट। कल एक अच्छी रिकवरी और उसके बाद रुझान था कि अब 22,800 के ऊपर अगर हम जाते हैं तो हम बाइंग शुरू करेंगे, लेकिन हम फिजल आउट हो गए, गिर गए। और जिन लेवल्स पे अभी हम खड़े हैं, क्या लगता है आपको किस दिशा निफ्टी, बैंक निफ्टी यहाँ से जा सकता है? वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। बिल्कुल देखिए, कल जिस हिसाब से एक पुल बैक हमें देखने को मिला था, मैं कहूँगा एक डेड कैट बाउंस था, एक बड़ी गैप डाउन और बड़ी गिरावट जो मंडे को हमने देखी थी, उसके बाद एक रिस्पाइट हमने कल के सेशन में देखा। बट कल के ही सेशन में सेकेंड हाफ में हमें एक नेगेटिव डेवलपमेंट ये देखने को मिला कि निफ्टी ने 22,700 के आसपास का रेजिस्टेंस फेस किया और एक हाई वेव कैंडल बनाया, जो बेसिकली इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे वॉलेटिलिटी थोड़ी हाई रहने वाली है। और इवेंट के बाद भी एक इम्पॉर्टेंट चीज जो आज के दिन में हुई है वो ये है कि इंडिया वीक जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है वो अभी भी काफी एलिवेटेड लेवल पर है। 65-66% का उछाल हमने मंडे को देखा था, कल मात्र 10% का फॉल आया। और आज जो कि एक एक्सपेक्टेड था कि इवेंट के बाद थोड़ा कूल ऑफ होगा, उसके विपरीत आज भी यहाँ पर थोड़ी बहुत बढ़त हमें इंडिया वीक्स में देखने को मिल रही है। तो ये अच्छे साइंस नहीं है, ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट अभी भी कुछ एक बड़े इवेंट को फैक्टर इन करने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पर गोइंग फॉरवर्ड एक कॉज ऑफ कंसर्न बना हुआ है। तो बड़ी वॉलेटिलिटी हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। हो सकता है यहाँ से थोड़ा बहुत उछाल भी देखने को मिले और हो सकता है थोड़ी बड़ी गिरावट भी हमें देखने को मिले। और निफ्टी के लेवल्स की बात करें, आज के सेशन में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग और कंसोलिडेशन हम देख रहे हैं। 22,200 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और 22,600 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। तो ये एक 400 पॉइंट की रेंज निकल के आ रही है। आज वीकली एक्सपायरी है, एक्सपायरी के चलते 22,400 प्लस और माइनस 70 पॉइंट के आसपास का रेंज हमें आज के दिन के हिसाब से देखने को मिल सकता है। बट गोइंग फॉरवर्ड अहेड ऑफ एक्सटेंडेड मैं कहूंगा वीकेंड जो हमें देखने को मिलने वाला है, उसके पहले यहाँ पर बड़ी रेंज है 22,200 से 22,800 की। तो कॉशियस अप्रोच रखने की सलाह होगी, स्टॉक्स एंड सेक्टर पर फोकस करने की सलाह होगी। जी,
अरुण सर, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आवर टाइम। मैं आपके आर्टिकल्स हर मंडे को पढ़ती हूँ, लेकिन इस मंडे को मिस कर दिया क्योंकि मार्केट इतनी गिरी हुई थी, पढ़ने की हिम्मत ही नहीं हुई। तो आप ये बताइए कि ट्रम्प के इस स्ट्रेटेजी को आप कैसे देखते हैं? क्या जो उन्होंने किया वो बिल्कुल सही किया? और अगर सही किया, इसका खामियाजा सबसे ज्यादा तो चाइना ही भुगतेगा। भारत को आप कैसा देखते हैं? न्यूट्रल, पॉजिटिव या नेगेटिव? देखिए, ट्रम्प एक तरह से एक बहरूपिया है। बाहर के लोगों को वो एक जो कहते हैं इसेंट्रिक आदमी नजर आता है, लेकिन अगर आप उसकी सोच देखो तो वो दो चीज साफ करना चाहता है, या टू बर्ड्स एक पत्थर से वो मारना चाहता है। पहला, अमेरिका का जो डेट है उसकी रीफाइनेंसिंग जो इस साल होनी है उसको वो निचले रेट में करना चाहता है, जिससे कि अमेरिका के ऊपर इंटरेस्ट का दबाव कम हो। करेक्ट। वो ऑलरेडी उसमें सक्सेसफुल हो चुका है, क्योंकि बॉन्ड डील्स काफी गिर चुके हैं अमेरिका में। उसका जो एक रिस्क देखने को मिल रहा है, अमेरिका की जो इकोनॉमी बूमिंग इकोनॉमी, ग्रोइंग इकोनॉमी थी, अब उस पे सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या अमेरिका की इकोनॉमी रिसेशन में जाने की तैयारी कर रही है। स्टॉक मार्केट की बात करें तो 3 इंडाइसेस जो होते हैं, S&P 500, नास्डेक और डाउ, उसमें से 2 लगभग बेयर मार्केट में चले गए हैं और एक में करेक्शन चल रहा है। तो कुछ पाने के लिए आपको कुछ खोना पड़ता है। तो ये एक बड़ा उसने एक तरह से दांव खेला है कि भाई मेरा मकसद इंटरेस्ट रेट्स को कम करना है और मैं किसी भी हद तक ये करने के लिए जाने को तैयार हूं, चाहे मेरे को कितना भी नुकसान हो। अमेरिका नेट बेसिस पे एक इंपोर्टर है, इतना कुछ टेक्नोलॉजी होने के बावजूद, और खास करके चाइना जैसे देश से। अब ये जो ड्यूटी की लड़ाई है, इसमें कुछ हद तक आप ये कह सकते हो कि ट्रम्प और चाइना के जो मुखिया हैं जी, ये दोनों में अब ईगो क्लैश भी सामने आ रहा है और कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। 34 + 20 54% ड्यूटी कल तक थे, आज से 34, 20 और 50 104। मैं ये 3 अलग अलग दे रहा हूं क्योंकि लोग समझें कि अचानक अगर रेट में कटौती या बढ़ोतरी हो तो उन्हें पता चले कि क्या हुआ है। ये क्या महज एक आंकड़ा है कि आज का मेरा ये नंबर है? एक 3 अलग अलग टैरिफ लगे हैं जो वो चाइना पे लागू कर रखा है जी। ये सबको देखते हुए जहां तक भारत का सवाल है, अपनी पोजीशन बहुत ज्यादा बेहतर है चाइना से, और अपने को इतना बड़ा इंपैक्ट आज के दिन देखने को नहीं मिला है। और भारत ने कहीं पर भी कोई जो बोलते हैं ना इम्पल्सिव स्टेटमेंट या नेगेटिव स्टैंड नहीं लिया है, प्रैग्मेटिक है। जहां तक सरकार का सवाल है, उन्होंने देशवासियों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को ये कहा है, हम कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेंगे और हमारी जो पॉलिसी है, रणनीति है, वो वैसे की वैसे ही रहेगी। हमको जो करना था हमने बजट में किया है और हम अमेरिका से नेगोशिएशन करके बायलैटरल ट्रेड रिलेशंस को बढ़ाएंगे। तो इसके अंदर में बहुत कुछ कह दिया गया है और कुछ नहीं कहा गया है। ये आपके ऊपर है, आप कैसा लेना चाहते हैं। अब आ जाइए निवेशक को बाजार में क्या करना चाहिए। मेरे ख्याल से कठिन समय आज के दिन है, लेकिन जो कहते हैं ना डूम्सडे, एंड ऑफ द वर्ल्ड, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है, पहले एक चुनिंदा बास्केट 100-150 स्टॉक के थे जो 20 मार्च कोविड लगने के बाद या आने के बाद जो बड़ी संख्या में निवेशक भारतवर्ष में अपने बाजारों में आए, उनको ये लगा कि जो लोग वो
बढ़ेगा, पैसा कमाओगे। और 4.5 साल में उन्होंने अच्छा खासा पैसा बनाया। बाजार में तेजी मंदी दोनों आती है और दोनों आना आवश्यक है। तो अब जो है करीब करीब 7 महीने हो गए हैं, बाजार में एक डाउनवर्ड ट्रेंड है, बाजार घट रहा है। और पिछले 7 दिन में अगर अपन देखें तो जो मूवमेंट है ये भूल भुलैया नहीं कहूंगा, बट ये झूले की तरह, वो मेरी गो राउंड भी नहीं है, ये वो क्या, वो जो रोलर कोस्टर हो रहा है, जिसमें कभी आप ऊपर हो, कभी धरती ऊपर है, कभी आकाश ऊपर है, और लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा क्या करें। एक आपको और आपके दर्शकों को एक आंकड़ा देना चाहता हूं कि मार्च में जो रैली हुई थी, जो अचानक मार्च के शुरुआत से एक रैली शुरू हुई थी, 14 कारोबारी दिन में 1900 पॉइंट निफ्टी बढ़ा था, 6100 पॉइंट सेंसेक्स बढ़ा था जी। उसके 8वें दिन ये जितना बढ़ा था उससे ज्यादा घट चुका था जब ये टैरिफ वॉर शुरू हुआ था। इतनी बड़ी तेजी, इतनी जल्दी, और उसका इतना जल्द करेक्शन मैंने मेरे लाइफ टाइम में, जो 35 साल से ज्यादा है, नहीं देखा। तो आप समझ सकते हो कि इतिहास एक तरह से दोनों साइड का लिखा गया महज 22 कारोबारी दिन। गुड आफ्टरनून नीलेश सर। नीलेश सर, पहले आरबीआई के जो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, पहले उन्हीं की बात कर लेते हैं। कोई 25 बेसिस पॉइंट का जो कट था वो एक्सपेक्टेड था और वो हुआ, उसका इम्पैक्ट हमने ज़्यादा नहीं देखा, लेकिन उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ज़रूर देखा। जो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर्स हैं वो नेगेटिव में ज़रूर आते नजर आए। तो ऐसा सेक्टर, सबसे पहले बात करेंगे रियलिटी की, तो रियलिटी स्पेस को कैसे देख रहे हैं? आज ये जो इसमें गिरावट हुई है, क्या इसे इस तरीके से देख रहे हैं कि इस वक्त मार्केट में एंट्री करी जाए इस सेक्टर में? बिल्कुल ठीक है आपने। देखिए, रियलिटी पैक में कहीं ना कहीं जो फॉल हम लगातार देख रहे हैं, एक गैप डाउन ओपनिंग तो अक्रॉस ऑल सेक्टर हमें मंडे को देखने को मिली थी, और उसके बाद यहाँ पर जो पुल बैक आया वो सस्टेन नहीं कर पाया है। तो रेट सेंसिटिव सेक्टर्स थोड़ा सा दबाव में जरूर देखने को मिल रहे हैं, और हो सकता है यहाँ पे कंसोलिडेशन कंटिन्यू होता हुआ नजर आए। बट मेरे ख्याल से ये अच्छे लेवल्स हैं एंट्री करने के लिए। कुछ चुनिंदा स्टॉक्स विद इन रियलिटी पैक, अगर हम उसकी बात करें तो गोदरेज प्रॉपर्टीज एक पर्टिकुलर काउंटर है जिसे एक्यूमुलेट किया जा सकता है, क्योंकि काउंटर काफी ओवरसोल्ड हो चुका है और चांसेस काफी ज्यादा है कि हमें यहाँ पर एक रिवाइवल देखने को मिले। तो इन लेवलों पर या फिर थोड़ी सी डिप मिले तो इस पर्टिकुलर स्टॉक को ऐड करके चल सकते हैं। 1880 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। 2100 से 2200 तक की अपसाइड हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम दूसरे स्टॉक की बात करें तो यहाँ पे ओबेरॉय रियल्टी, यहाँ पर भी एक सिमिलर स्ट्रक्चर है। काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट 1420 के आसपास का है। जब तक वो लेवल ब्रीच नहीं होते तब तक अगर यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन है तो बने रह सकते हैं, या फिर फ्रेश खरीदारी करनी है तो थोड़ी सी डिप पे इसे लॉन्ग करके चल सकते हैं। बिल्कुल सर। गुड आफ्टरनून अरुण सर। अरुण सर, आपने कहा आपने 35 साल में इतनी जल्दी गेन को वाइप आउट होते नहीं देखा है। तो बिल्कुल जो इन्वेस्टर्स नए मार्केट में आए हैं पिछले 4-5 सालों में, जिन्होंने मार्केट में एंट्री की है और उन्होंने 2024 में जो मार्केट ने बूम किया वो देखा, उन्होंने तो बिल्कुल भी नहीं देखा होगा ऐसे कैपिटल को वाइप आउट होते हुए। तो ऐसे में उनको क्या करना चाहिए? अपने जो पोर्टफोलियो है उसका जो उस पर जो इम्पैक्ट पड़ रहा है उसे बचाने के लिए क्या इस वक्त करना चाहिए? कोई सेक्टर्स ऐसे हैं जिनमें वो सेफगार्ड कर सकते हैं खुद के पोर्टफोलियो को इस वक्त? उल्टा चलते हैं। सेक्टर तो वो कहते हैं ना बहुत बाद में आता है। सबसे पहले बाजार में पैसा कमाने के लिए डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। आप जब पैसा निवेश करते हो, कोई चीज में लेते हो, तो आपके पास ऐसे औजार है, टूल्स हैं जिससे आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हो। उदाहरण के तौर पे सबसे बड़ा सुरक्षा का जो टूल है वो है स्टॉप लॉस। और स्टॉप लॉस में भी इतने सारे वेरिएशन है। जब बाजार ऊपर जा रहा है और आपको डर ये लगता है कि मैं अब बेच दूंगा तो शायद मेरे को जो रैली बची है वो नहीं मिलेगी, तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अवेलेबल है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में जो बढ़त होती है पिछले दिन के मुकाबले, उसका 50%, 60% आप अपने स्टॉप लॉस को बढ़ा दे, जिससे कि अगर बाजार में कोई भी
गिरावट आती है, आपका कुछ न कुछ पैसा बनकर सुरक्षित हो जाता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो एसआईपी एक तरीका है जहां पर आप पीरियोडिकली कुछ पैसा बाजार में निवेश करें और आपको इससे एक अच्छे बुरे समय में भी आपका पैसा निवेश होता रहता है, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि जो निवेशक खराब टाइम में पैसा पूरा का पूरा बाजार से निकाल लेता है, जब बाजार बढ़ने लगता है वापस या वो डिप्रेशन या वीकनेस का पीरियड खत्म हो जाता है, तो उस समय उसके पास पैसे खाली नहीं होते निवेश करने के लिए। तो ये जो सब कुछ सिस्टम्स बने हैं ओवर टाइम, इनका पालन करना सबसे इंपॉर्टेंट काम है निवेशक के लिए। दूसरा, प्रॉफिट बुकिंग एक आर्ट अवश्य है, लेकिन एक मैंडेटरी सीख है लोगों के लिए। आपने कोई चीज खरीदी 100 रुपए के लिए, ये सोच के लिए 130 हो जाएगा, 140 हो जाएगा। अगर 160-70 भी होता है और आप प्रॉफिट बुक नहीं करते, तो कहीं ना कहीं तो वो जो तेजी की चाल है वो टूटेगी और आपका जो प्रॉफिट कागज पर दिख रहा है वो गायब होने लगेगा। ये सब चीज अगर डिसिप्लिन करके इन्वेस्टर निवेश करता है तो उसके लिए सबसे बड़ी सीख ये होगी। दूसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, आप डिसीजन लेते हो निवेश करने के लिए, ये जरूरी नहीं है कि हर शेयर जो आप खरीदोगे उसमें पैसा बनेगा, आप सही होंगे, गलत हो जाएगा। ये स्टॉप लॉस रखने के जो आपको सबसे बड़ा फायदा है, अगर आपने कुछ गलती करी तो वो शेयर नीचे जाता है तो आप निकल जाओगे, लेकिन छोटे लॉस से निकलोगे। बाजार में कई बार देखते हैं कि लोग शेयर ले लेते हैं, उसको चेस करके लेते हैं जब वो ऊपर बढ़ता है, और जब वो खरीदते हैं तो उसके बाद में वो शॉर्ट टू मीडियम टर्म टॉप हो जाता है, फिर वो लॉस बढ़ते जाता है और फिर वो आपके शो पर आकर सवाल पूछते हैं, मैंने ये 200 में लिया, 120 हो गया, अब मैं क्या करूं। बिल्कुल कड़वी बात है, बट निवेशकों को ये डिसिप्लिन रखना सीखना पड़ेगा। बिल्कुल। नीलेश जी, चलिए बात करते हैं एक ऐसा सेक्टर, कंजम्पशन ब्यूटीफुली प्ले आउट हो रहा है आज मार्केट में, डोमेस्टिक स्टोरीज चल रही हैं। आप इमामी को देखिए, आप गोदरेज कंज्यूमर को देखिए, आप कोलपाल एमएनसी है पर डोमेस्टिक मार्केट को केटर करती है, HUL, ITC सभी हरे निशान में खड़े हैं और अच्छे खासे मोमेंटम में इस समय देखने को मिल रहे हैं। और क्योंकि अब डोमेस्टिक स्टोरीज पे ज्यादा फोकस है, तो आप FMCG वाइट गुड स्पेस में कुछ आपको पसंद? बिल्कुल, देखिए आज का आउट परफॉर्मर है निफ्टी FMCG कंजम्पशन बास्केट एज अ होल। इनफैक्ट आप कोई भी शेयर उठा के देख लीजिए, आज काफी अच्छा मूव अक्रॉस ऑल FMCG स्टॉक देखने को मिल रहा है। और बिल्कुल हमारी भी इस पर्टिकुलर सेक्टर पर निगाहें हैं। एज अ पार्ट ऑफ डिस्क्लेमर, हमने ब्रिटानिया, यूनाइटेड स्पिरिट ऑलरेडी हमारे क्लाइंट को खरीदारी करने की सलाह दी है, अभी भी हमें पसंद आ रहे हैं। एज फार एज ब्रिटानिया इज कंसर्न, ऊपरी स्तरों पर 5500 तक की अपसाइड हमें देखने को मिल सकती है। बाय ऑन डिप या फिर करंट लेवल पर भी लॉन्ग करके चल सकते हैं। देखिए, काफी लंबे समय बाद FMCG बास्केट में इस प्रकार का रिवाइवल हमें देखने को मिल रहा है। और बिल्कुल ठीक कहा आपने, कंजम्पशन एज अ थीम प्ले आउट कर रही है और जिस हिसाब से बजट में भी कंजम्पशन पर फोकस था, और इस प्रकार के मूड एंड माहौल में जहां पर सेंटीमेंट काफी नेगेटिव है, तो डिफेंसिव पर फोकस शिफ्ट हो रहा है और ये काफी अच्छी बात है। एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी जिसे हम कहते हैं, वो हमें कंजम्पशन स्पेस पर फिलहाल नजर आ रही है। तो इस पर्टिकुलर स्पेस में से कोलपाल, ब्रिटानिया, HUL, मैरिको, यूनाइटेड स्पिरिट, ये सारी हमारी उसे प्रिफर्ड बेट्स हैं। इन पर्टिकुलर शेयर्स पर खरीदारी करने की सलाह होगी। जी, एक और स्टॉक नीलेश आपसे पूछना चाहूंगी, इंडिगो। इस गिरते बाजार में उठा पटक सब कुछ हो गया, लेकिन इंडिगो अपने 52 हफ्ते के रिकॉर्ड हाई पे इस समय कामकाज कर रहा है। आज भी 2% ऊपर है, 5260 के आसपास का स्तर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। क्या करना चाहिए इन लेवल्स पे? देखिए, कोइंसिडेंस है, कंजम्पशन भी हमारे डार्ट पर है। उसके अलावा जो क्रूड ऑयल के फॉल की बेनिफिशियरी हैं इंडिगो, उसके अलावा आप OMC स्टॉक देख लीजिए, ये भी सेक्टर है जो हमारे डार्ट पर है। विद इन एविएशन स्पेस इंडिगो हमारी प्रिफर्ड बेट है और हमें यहाँ से और भी बड़ी तेजी कंटिन्यू होती हुई नजर आ रही है।
5500 तक के शॉर्ट टू मीडियम टर्म के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। काफी बेहतरीन ब्रेकआउट यहाँ पे आज हमें देखने को मिल रहा है। और इस प्रकार के मार्केट में जहां पर हमें पैनिक का माहौल है, वहां पे इंडिगो एक नए रिकॉर्ड हाई बनाता हुआ नजर आ रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पर गिरावट पर खरीदारी करने की सलाह होगी। इन लेवलों पर रिस्क एंड रिवॉर्ड थोड़ा सा अनफेवरेबल है, बट 5200 के आसपास या उसके नीचे मिलता है तो लॉन्ग करें। 5130 का स्टॉप लॉस होगा। शॉर्ट टर्म के लिहाज से 5350 और थोड़े से पोजीशन लिहाज से 5500 के ऊपर ये काउंटर जाता हुआ नजर आ रहा है। अरुण सर, कुछ पॉजिटिव भी हमारे देश के लिए, चलिए टैरिफ्स को अलग रख देते हैं, लेकिन टैरिफ्स के चक्कर में क्या हुआ है, क्रूड गिरा है और इंडिया के लिए वो पॉजिटिव है। डॉलर इंडेक्स गिरा है, करेंसी कहीं ना कहीं संभलने की कोशिश कर रही है, हमारे लिए वो पॉजिटिव है। इंटरेस्ट रेट सिनारियो रिवर्स हो गया है और ब्याज दरों में कटौती की संभावनाएं और बढ़ रही है, वो एक पॉजिटिव हो सकता है। चाइना पे ह्यूज टैरिफ्स, हो सकता है कि चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी कोविड के टाइम पे तो हम उसका फायदा नहीं उठा पाए। मे बी दिस इज द टाइम दैट वी शुड रियली गियर आवरसेल्व्स टू मीट द ग्लोबल रिक्वायरमेंट। जैसे कि आईफोन और एप्पल की खबरें आ रही है कि वो अपनी सोर्सिंग जो है वो इंडिया से बढ़ाएंगे। 24 मिलियन के आसपास उनका प्रोडक्शन था, जिसपे से 10 मिलियन दे यूज्ड टू सेल इन इंडिया एंड 14 मिलियन आई थिंक दे यूज्ड टू एक्सपोर्ट टू यूएस। वो ये कह रहे हैं कि इसको डबल करेंगे एंड अराउंड 20 to 30 मिलियन दे विल एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, क्योंकि टैरिफ्स कम है। टैरिफ्स तो है 26% है, लेकिन चाइना के मुताबिक बहुत कम है। तो क्या ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी इंडिया के लिए? मैडम माफ कीजिए, आप थोड़े से ज्यादा पेसिमिस्टिक हो गई हैं। भारत में ये जो टैरिफ को लेके पिछले 7-8 दिन की जो बाजार की मूवमेंट है, उसमें आप थोड़ी थोड़ी अच्छाइयां देख रही हैं। आप ओवरऑल बिगर पिक्चर देखिए। टेक्सटाइल जहां पर इंडिया लगभग वॉश आउट हो गया था एशियन नेबर्स को लेके, पहले बांग्लादेश, फिर वियतनाम, फिर इंडोनेशिया, अब वापस इंडिया एक फेवर्ड नेशन है, क्योंकि डिफरेंशियल इन ड्यूटी भारत में। अरुण सर, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी, बिल्कुल सही, टेक्सटाइल एक सेक्टर है जो उभर रहा है, लेकिन हमारे पास स्केल ही नहीं है अरुण सर। हमने काम ही नहीं किया अपनी मैन्युफैक्चरिंग बेस को बढ़ाने के लिए। बिल्कुल, मैं उस पर भी आ रहा हूँ। 2 मिनट मुझे दीजिए, आपको मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। जी। जहां तक टेक्सटाइल स्पेस में है, एक डिफरेंशियल ड्यूटी का एडवांटेज है। भारत गारमेंट में स्टिचिंग फैक्ट्री जो थी, जो सबसे लो एंड प्रोडक्ट या लास्ट माइल वाला काम है, उसको छोड़कर पूरा वैल्यू एडिशन जो फैब्रिक बनाना है, उस काम में ऑलरेडी पहले से मौजूद है। साइज, स्केल, सब कुछ अवेलेबल है। सिर्फ स्टिचिंग जो होती थी, जो लेबर इंटेंसिव होती थी, वो कामकाज बांग्लादेश, इंडोनेशिया, वियतनाम में शिफ्ट हो गया था, क्योंकि वहां पे लेबर इंडिया से भी सस्ता था। अब ये सब जो कामकाज है, ये वापस शिफ्ट हो रहा है। बांग्लादेश में पॉलिटिकल क्राइसिस आई, उस क्राइसिस के बाद में जो नए ऑर्डर्स थे इस विंटर सीजन के, वो वहां पे बायर्स ने उनको नहीं दिया, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बोलकर। अब ऐसा लग रहा है कि आने वाले सीजन में, मैं ये नहीं कह रहा ये दिसंबर के सीजन के लिए, बट अगले साल के समर सीजन के लिए जो ऑर्डर फ्लो आएगा, उसमें इंडिया एक बड़ा बेनिफिशियरी होगा। दूसरी आइटम, इलेक्ट्रॉनिक्स की जो आपने बात करी, आपको ये शायद सुनकर ताज्जुब होगा कि चाइना की कुछ कंपनियां भारत में एफडीआई के जरिए पैसा डालकर निवेश करना चाहती है, क्योंकि इंडिया से जो टैरिफ है वो चाइना से बहुत ज्यादा कम है। वो भी इंडिया में आना चाहते हैं। ये हुआ एक टाइप का बेनिफिट। दूसरा टाइप का जो बेनिफिट है, सबको पता है कि अमेरिका को एक्सपोर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है। आपको ऑल्टरनेट मार्केट्स को खोजना पड़ेगा, जहां पे आपकी क्षमता है, जहां पे आपका क्वालिटी के हिसाब से माल बिकता है। और ऐसा नहीं है खाली अमेरिका कंज्यूम करता है, पूरा विश्व कंज्यूम करता है। तीसरी चीज जो ध्यान में रखनी पड़ेगी वो ये है, कच्चा तेल और एडिबल ऑयल, ये 2 आइटम को अगर आप इंडिया के इंपोर्ट बास्केट से निकाल दें, तो बाकी जो प्रोडक्ट्स है छोटे छोटे उस बास्केट में ऐसा होगा कि अपन यहां पर नहीं बनाते,
बट बाकी प्रोडक्ट्स इंडिया में भी बनते हैं। आपको प्राइस एडवांटेज के लिए कई बार इंपोर्ट करते हैं, कई बार आपको ड्यूटी एडवांटेज मिलता है इसलिए आप इंपोर्ट करते हैं, बट अपनी क्षमता बनाने की और एक्सपोर्ट करने की दोनों है। वी आर ए लार्जली डोमेस्टिक कंजम्पशन ड्रिवन कंट्री। तो एक मौका मिलेगा पूरे देश को वापस देखने के लिए कि कहां पर अपनी ताकत है, कहां पर अपनी वीकनेस है, और बाजार में एक वोलेटिलिटी का पीरियड भी कुछ समय के बाद खत्म हो जाएगा। जो ट्रेडिशनल स्टॉक्स रेकमेंड करते थे, मेरे जैसे एक्सपर्ट बोलिए या जानकार बोलिए, अब हमको सबको नया होमवर्क करना पड़ेगा, क्योंकि जो बाजार में शेयर चलेंगे एक नए ईरा के शेयर चलेंगे और जो अब तक हुआ था वो बदल जाएगा। नीलेश सर, दो स्टॉक्स को देखेंगे, एक सेंको गोल्ड और रिलायंस। सेंको गोल्ड की पहले बात करते हैं। 5% का अपर सर्किट लगा हुआ है इसमें। इसके Q4 अपडेट्स आए हैं। इसने पहली बार अब तक का हाईएस्ट एवर रेवेन्यू Q4 में मार्क करने के लिए की वजह से इस स्टॉक में 5% का अपर सर्किट लगा हुआ है। पहले तो इसे कैसे देख रहे हैं आप, और दूसरा रिलायंस। मार्केट में उठापटक हो गई, सब कुछ हो गया मार्केट में, लेकिन इस स्टॉक में कुछ बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिला है। क्या करना है, स्टॉक को अवॉइड करना है अब? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले सेंको गोल्ड इस पर्टिकुलर स्टॉक का स्ट्रक्चर देखिए तो लगातार यहाँ पे सर्किट टू सर्किट वाले ट्रेड्स हमें देखने को मिले हैं। कुछ समय पहले अपर सर्किट लग रहे थे, और इस प्रकार के शेयर्स में जहां पर अमूमन सर्किट के बेसिस पे ट्रेड होते हैं तो वहां पे अवॉइड करने की सलाह होगी। कोई फ्रेश पर्सपेक्टिव यहाँ पर ना लेते हुए, अगर किसी के पास ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन है तो बिल्कुल 305 के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। हो सकता है कल के सेशन में भी एक फॉलोअप मूव इस पर्टिकुलर स्टॉक को 325 335 तक ले जा सकता है, बट यहां पर मैं अवॉइड करने की सलाह दूंगा फ्रेश खरीदारी के पर्सपेक्टिव से। रिलायंस ये पर्टिकुलर स्टॉक देखिए काफी लंबे समय का कंसोलिडेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और स्ट्रक्चर देख के यही इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे जो कंसोलिडेशन है वो थोड़ा सा कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। तो बेहतर होगा कि यहाँ पर लॉन्ग टर्म नजरिया रखें, पोर्टफोलियो में ऐड करके चल सकते हैं, स्टैगर्ड वे में ऐड करें, मल्टीपल ट्रांचेस में आप इसे बाइंग करके चल सकते हैं। इमीडिएट बेसिस पे कोई क्लियर ट्रेंड निकल के नहीं आ रहा है, क्योंकि ये टाइम वाइज जो करेक्शन है वो यहाँ से कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। तो विद स्टॉप लॉस बिलो 1120 लॉन्ग पोजिशनल पर्सपेक्टिव से बना के चल सकते हैं। 1250 से 1300 तक का मूव हमें देखने को मिल सकता है। सर, आज एक सेक्टर है जो चल रहा है मार्केट में, वो है ऑटो। ऑटो में कुछ पसंद आ रहा है आपको? बिल्कुल, देखिए ऑटो स्पेस में टू व्हीलर ऑटो, स्पेसिफिकली टू व्हीलर स्टॉक्स लाइक टीवीएस मोटर, बजाज ऑटो, हीरो मोटो, इनफैक्ट तीनों ही स्टॉक्स में काफी अच्छा स्पर्ट देखने को मिल रहा है, और तीनों में से अगर मुझे कुछ पिक करना है तो होगा टीवीएस मोटर। तो टीवीएस मोटर में एक फॉलोअप मूव हमें 2580 से 2700 तक का देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर पोजीशन लॉन्ग साइड में बना के चल सकते हैं विद स्टॉप लॉस बिलो 2400, 2550, 2600 तक का मूव यहाँ देखने को मिल सकता है। अरुण सर, मौका तो है, चौका भी तो मारना है, तो आपने कौन से स्टॉक्स रखे अपने रडार पे? आपने रिसर्च करना तो शुरू कर लिया होगा, आई नो यू वेरी वेल। तो कोई ऐसे स्टॉक जो आपने आइडेंटिफाई किए? देखिए, सबसे पहले सेफ्टी की बात आती है, तो मेरे ख्याल से जहां तक सेफ्टी का सवाल है, लार्ज कैप बैंकिंग स्पेस एक ऐसा स्पेस है जहां पर आपको बहुत ज्यादा सेफ्टी है। अपने बैंकों का प्रदर्शन अच्छा है, जो अपने दिग्गज मार्केट लीडर बैंक्स है, चाहे आप आईसीआईसीआई की बात कीजिए, कोटक बैंक की बात कीजिए, ये लगभग अपने उच्चतम स्तर के आसपास चल रहे हैं। ये 7 दिन की मूवमेंट को आप एक बार के लिए इग्नोर कीजिए, क्योंकि ये एक एबरेशन है। इसके अलावा अगर आप एचडीएफसी बैंक की बात करें तो वो लगभग लाइफ टाइम हाई पर पहुंच गया है। ये जो रीऑर्गेनाइज अमेलगमेशन हुई थी एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का। इसके अलावा अगर आप सार्वजनिक क्षेत्र के भी बैंकों का देखें प्रदर्शन, तो सबसे बड़ी बैंक एसबीआई बैंक अच्छी लग रही है मौजूदा स्तर पे। इसके साथ जो मिड साइज बैंक है, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, कनारा बैंक, ये सब का प्रदर्शन अच्छा है। तीसरी चीज जो बैंकिंग में इंपॉर्टेंट है वो ये है कि भारत की इकोनॉमी पे कोई बहुत बड़ी तकलीफ आंच या ऐसा कुछ नहीं हुआ है। एक्सपोर्ट के
चीज को लेकर कुछ तकलीफें आई है टेम्पररी, जब तक रिजॉल्व नहीं होती। भारत में काफी कुछ डोमेस्टिक इकोनॉमी लेड है, डोमेस्टिक कंजम्पशन लेड है, उनका कामकाज जो बैंक करते हैं, उनका प्रदर्शन, ये सब कुछ अच्छा है। जो क्वार्टरली अपडेट्स भी आए हैं बैंकों की, किसी ने कोई डिजास्टर जैसा रिजल्ट या अपडेट अभी तक नहीं दिया है। तो ये सबसे बड़ा एक पॉजिटिव क्षेत्र है। दूसरा क्षेत्र जो अच्छा लगता है वो है पावर क्षेत्र। गर्मी का समय है, इंसिडेंटली ये कह सकते हैं। दूसरा, पावर एक ऐसी चीज है जो एक्सपोर्ट नहीं होती आपके बगल के देशों को छोड़कर। तो इसमें अमेरिका से कोई लेना देना नहीं है, कितने भी ड्यूटी लगा दो, भारत और भारत के आसपास ही इसका कंजम्पशन होगा। ये क्षेत्र अच्छा है। सोलर की अगर आप बात करें, रिन्यूएबल एनर्जी, तो उसमें एक्सपोर्ट क्या होगा क्या नहीं होगा, चाइना की ड्यूटी को लेकर क्या होगा, भारत में इंपोर्ट हो और उसके पैनल बन के एक्सपोर्ट हो, उसकी रोक टोक भारतवर्ष कैसे करेगी, ये सब कुछ इश्यूज हैं जिसे आयन आउट करना पड़ेगा। लेकिन भारत में भी रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन, प्रोडक्शन, मॉड्यूल मेकिंग और इंस्टॉलेशन, ये सब जारी रहेगा। तो ऐसे भी कई सेक्टर्स हैं जहां पर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी ग्रोथ की और अच्छे खासे रिटर्न्स। एक और सेक्टर की बात कर लूं आपको कि जो कुछ भी इंफ्रा कंस्ट्रक्शन देश में होता है, इक्के दुक्के ऑर्डर जो देश के बाहर मिलते हैं इन कंपनियों के, बाकी ये सभी कंपनियां डोमेस्टिक फोकस्ड हैं और इनका प्रदर्शन भी अच्छा है। जी अरुण सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नीलेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नीलेश जी ने हमने आज उनके रडार पे जो स्टॉक्स है वो पूछे नहीं। नीलेश, क्विकली 2 स्टॉक्स जो आपके रडार पे है फॉर ट्रेडिंग। बिल्कुल, देखिए कंजम्पशन स्पेस में से हमने डिस्कस किया ब्रिटानिया, कोलपाल, गोदरेज सीपी। इनफैक्ट ये सारे स्टॉक पसंद आ रहे हैं। गोदरेज सीपी को लॉन्ग करके चल सकते हैं 1210 के स्टॉप लॉस से 1270 और 1290 तक की अपसाइड यहाँ देखने को मिल सकती है। इंडिगो ऑलरेडी हमने हाईलाइट किया। इसके अलावा एशियन पेंट, देखिए पेंट स्टॉक्स पर भी फोकस करने की सलाह होगी। 2460 2470 तक की अपसाइड यहाँ देखने को मिल सकती है। 2400 का स्टॉप लॉस लगा के एशियन पेंट को भी लॉन्ग करके चल सकते हैं। नीलेश, बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। अरुण सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यू गाइस हैव अ ग्रेट डे। सो प्रोग्राम को हम यहीं समाप्त करते हैं और अभी भी लाल निशान में ही निफ्टी सेंसेक्स कामकाज करते हुए। लेकिन एक चीज मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, सोना एक बार फिर 3050 के ऊपर। तो मोहिनी जी सोने को बड़ा ट्रैक करती है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी मोहिनी प्लीज ट्रैक गोल्ड प्राइसेस अगेन, और जो है हमारे दर्शकों को बताइएगा कि क्या इम्पैक्ट हमारे डोमेस्टिक प्राइसेस पे पड़ सकता है गोल्ड। बिल्कुल। तो प्रोग्राम को यही वाइंड अप करते हैं। मोहिनी आपसे फिर मुलाकात करेगी 1 बजे, जहां आपके सवालों के जवाब लेके हम हाजिर होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग जानिंग।